हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUCET 2019 का MSc केमिस्ट्री का पेपर। तो उसका सॉल्यूशन करेंगे एंड डिटेल में सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे एंड जहाँ पे जरूरत होगी मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते चलूँगा। एंड लास्ट की वीडियोज़ में मैंने आपको 2020 का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे विजिट करें, क्योंकि आप जब 2021 का एग्जाम जब देंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशंस। तो इससे जो है आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। तो बिना देर की चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एंड एक बात, जो 1 से 25 मिनट तक मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं दिया उसका मैं आपको प्रोवाइड करने की जल्दी से जल्द कोशिश करूंगा 2020 का। तो बिना देर की चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चिलेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है हमारा चिलेटिंग एजेंट नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपने चिलेटिंग लिगेंड के बारे में पढ़ा होगा। जस्ट लाइक एक मेटल होता है, ठीक है ना, उसमें आपका क्या होता है, लिगेंड होते हैं, वो इस तरीके से जो है आपका चिलेट का रिंग जो है इस तरीके से जो है आपको फॉर्म करते हैं। तो ये जो चिलेटिंग रिंग इस तरीके से फॉर्म होता है उसे हम चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। तो आपने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा होगा। तो जो EN होता है वो एक चिलेटिंग लिगेंड होता है। ऑक्सोलेट होता है, इनके पास भी दो डोनर साइड्स होते हैं। एंड EDTA के बाद भी डोनर साइड होते हैं, ठीक है। EDTA के पास तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो एक ही ऑप्शन हमारा पिरिडिन पिरिडिन में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का होता है। एंड यहाँ पे देखिए एक ही डोनर साइड प्रेजेंट है, इसीलिए ये हमारा चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। तो सो दैट करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ EU+3 शुड बी। EU+3 का थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। देखिए इसके लिए मैं आपको एक नोट करने वाली चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप EU3+ का एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे थ्योरेटिकल है, ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंटल करने जाते हैं EU3+ का तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 0 ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरेटिकल यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने दिया हुआ, एक्सपेरिमेंटल होता है 0। तो थ्योरेटिकल क्या होगा, तो थ्योरेटिकल के लिए सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जानना होगा। तो EU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ये होता है आपका Xe4F7 एंड 6s2 होता है। ओके, लेकिन EU+3 का अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Xe4F6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे निकालते हैं, n×n+2 एंड रूट में। तो यहाँ पे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 6×6+2 एंड इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6.9। जब आप इसका रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6.9। देखिए ये कितना आ जाएगा, √48 आ जाएगा। एंड इससे अब जब 48 का रूट आप जब निकालें तो आ जाएगा आपका 6.9। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला गया, विच मेटल सेंटर डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कौन सा मेटल सेंटर यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक एक करके चलिए चारों का हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमें Fe eta5C5H4COMe2। तो देखिए यहाँ पे मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रूल से मैंने इसे डायरेक्टली सॉल्व किया है। अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन अगर आपको नहीं आता आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा एंड आपको उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिनको नहीं आता है। ओके, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, जो Fe का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका D6 एंड 4s2 होता है। ओके, तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आउटर मोस्ट शेल में, वो हो गया 8, वो मैंने लिखा। एंड प्लस ये लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, 5 इंटू यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 है तो 5 दे रहा है एंड यहाँ पे 2, तो 5 × 2 तो टोटल ऐड करें तो आपका आ जाएगा 18। ओके, एंड नेक्स्ट केस में क्या दिया CO2। तो Fe के बाद आता है हमारा कोबाल्ट आता है, Fe के जस्ट बाद हमारा कोबाल्ट आता है तो इसका 8 होगा। तो इसका कितना हो जाएगा D7s2 4s2 इस टाइप का हो जाएगा, 3D7 एंड 4s2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 इंटू यहाँ पे 2 है तो कोबाल्ट का 2, 9 × 2 प्लस CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 8 × 2। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपको 2 मेटल यहाँ पे दिए हुए होते हैं तो वहाँ पे एक मेटल इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। मतलब देखिए CO एंड CO के बीच में एक यहाँ पे बॉन्ड होगा और ये बॉन्ड के बीच में यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम इस केस में ऐड करते हैं। तो देखिए टोटल हमारा कितना हो जाएगा 36, मतलब 2 × 18, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RU eta6 C6Me6 पॉजिटिव दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RU किसका फैमिली का है, Fe का फैमिली का है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 आउटर मोस्ट शेल में एंड eta6 है तो 6 ×
2 एंड देखिए यहाँ पे चार्ज +2 में है तो यहाँ पे हम उसे माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 18। तो बचा ऑप्शन कौन सा, VCO6। अब वेनेडियम किसके बाद आता है, वेनेडियम होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वेनेडियम, मतलब D3 4s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए एंड CO कितना इलेक्ट्रॉन देता है 2, तो 6 इंटू आपका हो जाएगा 2, तो ये आपका आ जाएगा कितना 17। तो यहाँ पे देखिए जो ये ऑप्शन है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस केस के लिए वो हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, DMG इज यूज्ड एज ए स्पॉट टेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ विच केटायन। तो देखिए जो DMG का जो टेस्ट होता है, ओके, वो DMG का टेस्ट मेनली होता है कॉपर 2+, ठीक है, एंड Fe2+, एंड आपका होता है निकेल 2+ के कारण के लिए होता है। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ क्रोमियम इन CrCN होल 6 4-। इसमें हमें बताना है कि क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो टर्म होता है वो हमारा क्या होता है 2s+1, यहाँ पे L होता है, ये हमारा टर्म होता है। मतलब इस केस के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली जो है, अगर आपको ये पता है तो हमें सिंपली क्या निकालना है, S का वैल्यू निकालना है एंड L का वैल्यू निकालना है। अगर इन दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप यहाँ पर टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो क्रोमियम यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, जो हमें यहाँ पे क्रोमियम दिया हुआ है वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का है, यहाँ पे देखिए क्रोमियम 2 है एंड हमारे यहाँ D4 का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से पुट कर देंगे। अब बताइए जो D ऑर्बिटल में चार्ज कैसे होता है, -2 -1 0 1 2, एंड इस केस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पिन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है अपवार्ड में है, तो मतलब सबका 1/2 1/2 1/2 1/2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया अपवार्ड में, तो टोटल सम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे 2s+1 कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 + 1 हो जाएगा हमारा 5। ओके, अब इसके लिए हम करते हैं L की वैल्यू कैलकुलेट। तो L की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो L जोड़ क्या हो जाएगा -2 × 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, -2 × 1 एंड -1 × 1, तो -1 × 1 यहाँ पे कर दिए एंड 0 × 1 0 × 1 एंड 1 × 1, तो 1 × 1 कर देंगे। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर -1, फिर 0 एंड 1 आ जाएगा। तो जो करेक्ट आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब L का वैल्यू आ जाएगा 2। अब बताइए 0 1 2, मतलब L का वैल्यू जब 0 है तो S के लिए, 1 है तो P के लिए एंड 2 है तो D के लिए। तो हमारे यहाँ पर टर्म के लिए हमारा आ गया D। तो हमारा टर्म सिंबल क्या था 2s+1 LJ, ये हमारा टर्म होता है, ये टर्म सिंबल होता है। तो हमें J नहीं फाइंड करना है, हमें सिर्फ टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 2s+1 का वैल्यू आ गया 5 एंड L का वैल्यू आ गया D, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5D। तो सो दैट जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5D हो जाएगा। ओके, इतना समझ आया। तो अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, द कम्प्लेक्स दैट मोर लाइकली टू डेविएट फ्रॉम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से यहाँ पे कौन डेविएट करेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वही डेविएट करेगा जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा। दैट मीन्स अगर आप, मैं यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताता हूँ थ्योरी, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन देता हूँ। तो देखिए जो आप जो CFT में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, स्प्लिट करता है, तो यहाँ पे जो हमारा T2G होता है एंड हमारे यहाँ पे EG होता है, ये हमारा T2G हो गया एंड हमारे यहाँ पे EG हो गया। ओके, तो जब ये T2G जब हमारा अनसिमेट्रिकल हो जाता है तो ये हमारा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देता है। क्या होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देता है। एंड जब ये अनसिमेट्रिकल होने से जब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जब देता है तो ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से डेविएट कर जाता है। तो हमें सिंपली इन क्वेश्चन क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एंड देखना है किसमें जो है हमारा स्पिन, यहाँ पे जो है T2G अनसिमेट्रिकल है, जहाँ पे अनसिमेट्रिकल होगा वो हमारा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से डेविएट कर जाएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए CrCl6 4- दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्रोमियम 2 में है एंड 3D 4 में है। तो 3D 4 को आप कैसे लिखेंगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाई स्पिन कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D 4। तो देखिए T2G हमारा यहाँ पे क्या है सिमेट्रिकल है, सो दैट यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। मैंने अभी जस्ट बोला आपको अनसिमेट्रिकल होगा तो ही ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा। दूसरा क्या है COH2O6 2 देखिए ये हो जाएगा हमारा CO2 एंड D7 कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3, पहले 3 इलेक्ट्रॉन हम पुट कर देंगे, देखिए इस तरीके से किया हुआ है, ये इस तरीके से एंड यहाँ पे ये इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया एंड 7 है 4 5 एंड ये 6 एंड ये 7 इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा। ओके, तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। तो अब बताइए यहाँ पे जो है T2G हमारा यहाँ अनसिमेट्रिकल हो गया, मतलब ये हमारा ऑर्बिटल जो है कंट्रीब्यूशन दे देगा। और जब ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दे देगा तो हमारी ये स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट से डेविएट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये। तो अब मैं कंफर्म करने के लिए बाकी भी ऑप्शन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
तो Kmn फॉर्म देखिए Mn+7 में तो यहाँ पे D0 है, तो D0 तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑर्बिटल कंडीशन नहीं देगा। अब निकल यहाँ पे देखिए NH3 में निकल 2 पॉजिटिव है तो D8 हो गया, तो NH3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया एंड 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए T2G हमारा यहाँ पे अनसिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है यहाँ पे, तो ये हमारा ऑर्बिटल कंडीशन नहीं देगा। सो दैट करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, तो हमारा हो जाएगा CO वाला। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, द शेप ऑफ BrF3 शुड बी, क्या होगा, टी शेप हो जाएगा। जब आप BrF3 का शेप बनाएंगे तो ये आपका टी शेप होगा। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे शेप बना दूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये F हो जाएगा एंड यहाँ पे ये F आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये हमारा टी शेप हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इतना दिया हुआ है, द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 50 μm AgNO3 एंड 50 μm HCl आर मिक्स टूगेदर, विच वन द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेनली हमें पूछा गया है कि वो PPT बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आप ऑप्शन पढ़ते देखिए, प्रिसिपिटेट ऑफ AgCl विल बी फॉर्म्ड, precipitate of AgCl should not be formed and no reaction takes place and solubility product of AgCl will change। तो यहाँ पे हमें सिंपली ये देखना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताते चलूँ कि यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे solubility प्रोडक्ट दिया हुआ, मतलब KSP हमें दिया हुआ है। ओके, तो सिंपली इस क्वेश्चन के हमें क्या करना है, हमें आयोनिक प्रोडक्ट निकालना, आयोनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक बात बता दूँ, जब KSP लेस देन आयोनिक प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे हमारा PPT फॉर्म होता है। क्या होता है, PPT फॉर्म होता है। अब KSP मोर देन हमारा आयोनिक प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पे नो PPT होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, मैं जब बोल रहा हूँ वहाँ पे नो PPT हो जाएगा। ओके ओके, एंड KSP इज इक्वल टू, अगर आपका हो जाएगा KSP इज इक्वल टू आपका, अगर आयोनिक प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा सेचूरेटेड आपका हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इन तीनों बात को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है मैंने, कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आप बताइएगा कि AgNO3 का हमें कितना कंसंट्रेशन दिया होता है, 50 μm दिया होता है। ओके, तो अब बताइए AgNO3 जब डिसोसिएट करेगा तो Ag प्लस NO3 माइनस में डिसोसिएट करेगा, मतलब Ag और NO3 बोथ का कंसंट्रेशन सेम होगा। तो इससे हम देखिए, इससे हम Ag का कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब क्यों निकाल रहे हैं मैं बाद बताऊंगा, पहले देखिए Ag का हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो Ag का आ जाएगा 50 μm। HCl से हम यहाँ पे Cl का निकाल लेंगे। सिंपल है, जैसे H प्लस एंड Cl माइनस में ये भी ब्रेक कर जाएगा एंड सिंपली जो है हम इससे भी Cl का निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारा 50 μm के बराबर आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो अब हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि जो हमें KSP दिया हुआ था वो हमें किसका दिया हुआ था, AgCl का दिया हुआ था। तो और Ag और Cl कंसंट्रेशन हमें नहीं पता था, तो हमने इसके जरिए जो है हमने Ag और Cl कंसंट्रेशन हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया है। अब देखिए आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जो है आयनिक प्रोडक्ट इक्वल जो कंपोनेंट है उसका कंसंट्रेशन का हो जाता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो Ag एंड Cl का मल्टीप्लिकेशन कर दिए एंड हमने इसे क्या कर दिया 50 × 50 μ स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि μm × μm हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2500 एंड ये जो म्यू को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁶ होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि म्यू का जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा 10⁻⁶। ओके, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2500 × 10⁻12 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻⁹ मतलब अब यहाँ पे आप बताइए कि जो 10⁻⁻10 है एंड 10⁻⁹ कौन सा ज़्यादा यहाँ पे छोटा है। तो ऑफकोर्स KSP यहाँ पे छोटा है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे निकाला है वो ज़्यादा है KSP से। तो अभी जस्ट मैंने आपको ये दिया था, अगर आपने नोट किया होगा तो अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे PPT जो है फॉर्म कर जाता है। अगर यही वैल्यू अगर कम आई रहती है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से तो PPT फॉर्म नहीं होती, या फिर हो सकता है कि इक्वल आई होती, तो वहाँ पे आप बोलते क्या कि वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोर्न-लैंडे इक्वेशन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी के लिए इसे हम यूज करते हैं। ओके, बोर्न-लैंडे का हम क्यों करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि द CFSE ऑफ एनर्जी ऑफ CONH3 2 पॉजिटिव शुड भी कितना होगा हमारा, यहाँ पे यही पूछा गया एंड पेयरिंग एनर्जी में हमें पूछा गया है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि CONH3, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ लिगेंड देखना है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NH3। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर आपने यहाँ पे
यहाँ पे अगर आपको सीरीज अगर आपको यहाँ पे याद है तो NH3 जो है आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो CO2 पॉजिटिव अगर आप निकालेंगे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस जब आप करेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। ओके, तो ये आपका आ जाएगा D7 आ जाएगा। ओके, और जब ये D7 आ जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से पुट होगा। मैं अगर आपको यहाँ पे अलग से करके दिखाऊँ 1 2 3 एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 6 एंड ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 7। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे पुट किया है। अब देखिए इसका हम करेंगे CFSE कैलकुलेट। तो CFS इज इक्वल कितना आ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है इंटू -0.4 एंड होल यहाँ पे डेल नोट हो जाएगा। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -0.4 इंटू 6। ओके, प्लस जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है इंटू 0.6, तो 0.6 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंड प्लस पेयरिंग एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा 3 है पेयर, तो +3 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 0.4 -2.4 एंड 0.6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1.8। यहाँ पे डेल नोट आ जाएगा, प्लस कितना पेयरिंग एनर्जी हो जाएगा 3 पेयरिंग एनर्जी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा -1.8 डेल नोट प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आपको उम्मीद है ये समझ आया होगा सॉल्यूशन। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, देखिए यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कौन यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसे 12 में पढ़ा होगा कि O2 होता है हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, CH4 होता है, CO2 होता है, O3 होता है। ओके, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट स्टेबलाइजेस दैट, क्या दिखा है, इनसाइड द एटम देयर आर पॉजिटिव सेंटर्स इमर्ज्ड इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड मेसॉन्स, बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द इन एन एटम इज एम्प्टी, ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GD+3। मतलब देखिए सबसे पहले आपको GD का निकालना है, तो GD क्या होता है 4f7 5d1 6s2 होता है, GD का होता है। तो GD+3 करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे, हमारा बचेगा क्या 4f7 ही बचेगा। तो सबसे पहले तो बात है यहाँ पे देखिए 4f7 वाला हमारा कौन सा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है देखिए 4f7। तो अब बाकी में देखिए 5f7 यहाँ प्रेजेंट है, तो ये तो होगा नहीं, और बाकी में 4f6 है एंड यहाँ पे 4f9 है, तो ये सब होगा नहीं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये, अब इसका आप कैलकुलेट करिएगा, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इंटू 7 + 2 रूट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है क्या n इंटू n + 2 होता है। ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 63 एंड 63 का रूट निकाल दो 7.9 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे, एंड सॉल्यूशन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के सॉल्यूशंस में नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।